महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब दूध की कीमत भी 60 रुपए के पार हो गए हैं। और ये गोलू एक दिन में 1 केजी दूध पी जाता है। चाय बनाने और बाकी के लोगों के लिए तो दूध ही कम पड़ जाता है। लगता है घर के खर्चों के लिए अपना बजट और बढ़ाना होगा। अरे बबीता बेटा, तुम भी बाहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं करती? इससे घर के खर्चों में भी मदद मिल जाएगी। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है और हमारा आधा बजट तो तुम्हारे बेटे और तुम में ही चला जा रहा। आगे चलकर भविष्य में तुम्हारे भाई के ही बच्चे होंगे तो भी अपना परिवार संभालेगा या पूरी जिंदगी तुम्हें और तुम्हारे बेटे में ही बर्बाद कर देगा? ठीक है पिताजी, मैं आज ही देखती हूँ, अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा, जिससे मैं अपने और अपने बेटे के खर्चे आपको दे पाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है मायके की सुख से तो अच्छी ससुराल में सास के ताने ही थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दरअसल ये कहानी है बबीता की। बबीता बचपन से ही शहर में रहती थी। पढ़ने में काफी तेज और होनहार थी। गलत कामों का वे हमेशा से ही विरोध करती, चाहे वे दहेज की मांग हो या ससुराल में बहुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना। वे हमेशा सबको यही सिखाती कि जहाँ पे गलत हो रहा हो वहाँ कभी झुकना नहीं चाहिए। दहेज पीड़ित लड़कियों को भी काफी हौसला देती, अगर उन्हें हमेशा यही समझाती कि अगर ससुराल में किसी के भी द्वारा उसके साथ मारपीट किया जाए तो वे बिना समाज की परवाह किए उनका विरोध करे। पर बबीता के घर वालों को उसका यही व्यवहार पसंद नहीं था। उसकी माँ यही सोचती है कि अगर उसका व्यवहार इसी प्रकार रहा तो बबीता अपने ससुराल में कैसे टिक पाएगी, और वे तो दहेज के खिलाफ है, तो बिना दहेज लिए कौन करेगा उससे शादी। काफी समय बीत जाते हैं। बबीता से शादी करने के लिए तो काफी लड़के तैयार होते हैं, पर किसी न किसी की छोटी मोटी तो डिमांड होती ही। जब वे बात बबीता के कानों में पड़ती तो वे बिना सोचे समझे ही शादी के लिए साफ इनकार कर देती। कुछ ही दिनों के बाद बबीता के लिए काफी अच्छे घर से रिश्ता आता है, पर उनकी दहेज की मांग 5 लाख थी। बबीता के पिताजी को यही लगता है कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया है और वे लोग भी दहेज में सिर्फ 5 लाख ही मांग रहे हैं। इसलिए उसके परिवार वालों ने फैसला लिया कि वे दहेज की बात बबीता से छिपा लेंगे। अगर उसे पता चला तो इतना अच्छा रिश्ता उनके हाथों से निकल जाएगा। फिर तो बबीता से दहेज की बात छिपाकर उसकी शादी करवा देते हैं। कुछ महीने तो सब कुछ सही था, पर कुछ साल के बाद बबीता और उसकी सास में काफी झगड़े होने लगते हैं। बबीता को अपनी सास का रोक टोक पसंद नहीं था और उसकी सास को बबीता का दूसरों के घरों में झगड़ों में बोलना पसंद नहीं आता था। इसी वजह से वे बबीता को हमेशा समझाती कि बहू, दूसरों के घरों के झगड़ों में तुम अपनी पंचायती क्यों करती हो? अरे झगड़े किसके घर में नहीं होते, पर तुम तो दूसरों के झगड़ों में ऐसे बोलती हो मानो आग में घी डालने का काम कर रही हो। नई नवेली बहुओं और बेटियों को ये शोभा थोड़ी न देता है। तुम अपने घर गृहस्थी में ध्यान दो। बबीता को अपनी सास की बातें काफी बुरी लग जाती है, पर बबीता का पति अपनी पत्नी और माँ को समझाकर चुप करवा देता है। पर एक बार सास बहू में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। बबीता की सास गुस्से में बोलती है कि अरे तुम्हारे पिताजी ने तो
कम दहेज दिया ही कम से कम अपनी बेटी को तो अच्छे संस्कार देकर भेजता। दहेज का नाम सुनते ही बबीता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। बबीता को अपनी माँ पर चिल्लाता देख उसका पति गुस्से में उसे जोर का एक थप्पड़ लगाता है। बबीता भी अपने 1 साल के बेटे को लेकर अपने मायके ये कहकर चली जाती है कि वे लौटकर अपने ससुराल कभी नहीं आएगी। बबीता का पति और उसकी सास भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करती। बबीता तो अपने मायके पहुंच जाती है। अपनी बेटी को रोता देख उसके पिता भी बिना पूरी बात जाने उसके ससुराल को ही दोषी ठहरा देते हैं और वे उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का केस दर्ज करवा देते हैं और अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रखने की बात करते हैं। बबीता के ससुराल वाले भी बोलते हैं कि चाहे अब पूरी जिंदगी केस लड़ने में ही बीत जाए, पर अब बबीता को अपनी बहू के रूप में हम कभी नहीं अपनाने वाले। कुछ ही महीनों के बाद बबीता और उसके पति के बीच तलाक हो जाती है। कुछ ही महीनों के बाद बबीता के पिताजी भी रिटायर हो जाते हैं। जो भी पेंशन मिलता उसी से उनका घर का खर्चा चलता, पर उतने पैसे भी कम पड़ जाते, जिससे उसके पिताजी काफी चिड़चिड़े व्यवहार के होते जा रहे थे। वे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करते, जो बबीता को काफी बुरा लगता। बबीता मन ही मन यही सोचती कि ससुराल में सास के तानों से भी इतना बुरा नहीं लगता था जो आज पिताजी की बातों से लग रहा। आखिर वे तो मेरे अच्छे भविष्य के लिए ही बोल रहे हैं कि मैं जाकर कहीं काम खोज लूं ताकि मुझे और मेरे बेटे को किसी के सहारे पर ना रहना पड़े। बबीता के पिताजी रोज रोज उसे यही बोलते कि बबीता तू कब तक बैठकर खाओगी, तुम खुद इतनी पढ़ी लिखी हो, जाकर कुछ काम करो। बबीता भी बोलती है हाँ पिताजी, मैंने एक जगह अपने काम के लिए बात की है, 2-4 दिन में वे मुझे खबर कर देंगे। बबीता को जॉब तो मिल जाती है, पर वे जॉब के साथ ही साथ घर के काम भी करके ऑफिस जाती, क्योंकि उसके माँ उसके बच्चे को पूरे दिन संभालती। उसकी माँ से भी घर का काम नहीं हो पाता। बीता अपनी सैलरी में से कुछ पैसे अपने पिताजी के हाथों में पकड़ा देती और कुछ अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए जमा करती।